हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। वैसे तो होपफुली आपको कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं होगा। तो देखो भाई, मैंने आपकी यूट्यूब पर पहली बार एक सीरीज शुरू की है, और भाई भगवान का नाम लेके हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं कि ये सीरीज हमारी बीच में बंद ना हो। ये क्लासेस आपकी जो बिल्कुल पेड क्लासेस होती हैं मेरी, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही यूट्यूब पर पहली बार फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। कंप्लीट थ्योरी इसमें आपको कराई जाएगी, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और साथ की जरूरत होगी। आई नो यूट्यूब पर कंप्लीट पूरी थ्योरी आपको कोई नहीं कराता है ना। स्पेशली साइंस की आपको कंप्लीट तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वो बहुत कई साल पुरानी मिलेगी, तो अपडेटेड तो आपको नहीं मिलने वाली है। सो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी सीरीज को कंप्लीट करूं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सेक्शन में आपको कंप्लीट कराऊं। थ्योरी, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से, जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, जेई के, टेक्नीशियन के, एएलपी के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, उनमें जो जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उन सब के आधार पर मैं अपने नोट्स हमेशा अपडेट करती हूँ। जो चीजें डिलीट होती हैं उसको कम करती हूँ, जो चीजें नई ऐड की गई हैं उसको नोट्स में ऐड किया जाता है ना। तो मैं अपने नोट्स जो है वो हर साल अपडेट करती हूँ। तो ये एक अपडेटेड सीरीज है हमारी, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके सिलेबस से बहुत सारी चीजें डिलीट की गई हैं, बहुत सारी चीजें नई ऐड की गई हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कोई अलग अलग किताबें या एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है। वो सारा डेटा आप लोगों को मेरे नोट्स में मिल जाएगा। इन नोट्स की पीडीएफ भी आप लोगों को पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सो आप लोगों को एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करनी होगी, है ना। तो भाई वहां पर आप लोगों को इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, और होपफुली आप लोगों को ये सेशंस बहुत पसंद आएंगे। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सेशंस को दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचेंगे तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का फायदा भी होगा। चलिए, तो आज की जो ये आपकी क्लास है ये जस्ट रहेगी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। इसके अलावा इसमें हम बैच में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। बायोलॉजी में हम लोग कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अलावा और भी चैप्टर्स रहेंगे। सेल, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन, ह्यूमन डिजीज, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स एंड मसल, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स एंड हार्मोन, नर्वस सिस्टम, एनिमल किंगडम एंड बोटनी। ये कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जो मैं आपको कराऊंगी बायोलॉजी में। फिजिक्स की यदि बात करूं तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड साउंड, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स देखो, मैं आपको मैकेनिक्स 1 2 3 4 5 6 7 7 8 क्लास हमारी मैकेनिक्स की चलेंगी, जिसमें मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इक्वेशन, न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कुछ मिक्स मैंने मैकेनिक्स के नाम से आपका रखा हुआ है। तो मैकेनिक्स 1 2 3 4 करके आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। लाइट भी एक क्लास में नहीं होगा, 4 से 5 6 क्लास जितनी लगेंगी, पूरे न्यूमेरिकल सोल्व करके आराम आराम से। मतलब अगर मुझे किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में लग रहा है कि ये 10 मिनट खाएगा, बच्चों को 10 मिनट से पहले समझ में नहीं आएगा, तो मैं 10 मिनट उस न्यूमेरिकल को देने वाली हूँ। इसमें मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए कि मैम ये न्यूमेरिकल तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। दोनों तरीके से बताऊंगी, ट्रिक्स से भी बताऊंगी, और डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट, पीरियोडिक टेबल, मैटर एंड एटम, केमिकल रिएक्शन, मेटल, नॉन मेटल, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड एंड बेस, डेली लाइफ केमिस्ट्री। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन भी आपका एक चैप्टर यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोकार्बन, है ना, ये भी बच्चा आपका एक चैप्टर रहेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह आपका जो चैप्टर रहेगा वो भी रहेगा, है ना। तो ये कुछ मैंने आपके मेजर चैप्टर्स लिखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी से। किससे? बायोलॉजी से। तो यदि आप इस बायोलॉजी शब्द को देखोगे तो ये बायोलॉजी शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो एंड लॉजी, जिसके ओरिजिनल शब्द जो थे ये ग्रीक भाषा का आपका शब्द है, बायोस एंड लोगोस। कहा गया बायोस एंड आपका लोगोस, ठीक है। ये आपके नेचुरल शब्द थे जिनसे मिलकर हमारा बायोलॉजी बना है, यानी जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है बायोलॉजी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी। आप सोचो ना, हमारी ही बॉडी में कितने पार्ट हैं, है ना, आंख, नाक, बाल, कान, हाथ,
कितने सारे हमारे बच्चा आपके पार्ट हैं, वो सब बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं। तो क्या मैम हमको इतनी सारी ब्रांचेस पढ़नी होंगी? नहीं, हमें इतनी सारी ब्रांचेस आपकी नहीं पढ़नी है। हमें क्या क्या पढ़ना है? बोटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी तो आपके देखो भाई ज्योग्राफी वाले सर कराते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बस ये 4 ब्रांचेस हैं जो हमको पढ़नी है बायोलॉजी के अंदर, जो हमारे सिलेबस में रिपीटेडली पूछी जाती है। इसके अलावा मैम जो लिखा हुआ है उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो बेहतर है ना। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, यानी जिसमें हम किसी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं मोर्फोलॉजी। ह्यूमन मोर्फोलॉजी, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो जिसमें हम स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ते हैं उसको मोर्फोलॉजी कहा जाता है। मैम एनाटोमी क्या होता है? एनाटोमी होता है किसी अंग की या किसी जीव की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना। जैसे आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी को कट कर दिया जाए, जैसे पोस्टमार्टम के समय हम लोग कट करते हैं बॉडी को, तो अगर ये बॉडी को कट करके हम अंदर से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्टमक एनाटोमी हुई है। स्टमक एनाटोमी मतलब स्टमक को काट के उसके अंदर के पार्ट को स्टडी किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्टमक एनाटोमी। टैक्सोनोमी तो तुम सबको पता ही है, टैक्सोनोमी इज काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ स्टडी हम लोग टैक्सोनोमी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? मैम एरिस्टोटल या अरस्तु को। दूसरा एग्जामिनर का आपका क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो मैम जंतु विज्ञान के जनक भी आपके एरिस्टोटल ही है, अरस्तु ही है। कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने उस समय पर, देखो पहले क्या था, साइंटिस्ट नहीं थे, पहले हुआ करते थे फिलोसफर, दार्शनिक। आप पढ़ोगे अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, आप कहीं पर लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे अरस्तु एक महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि ये दार्शनिक ही थे। पहले दार्शनिक ही हुआ करते थे, जैसे आर्किमिडीज आपके एक राजा के दरबार में दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और कुछ फिलोसफर आपकी ऐसी खोज में निकल जाते थे जो फैक्ट के रूप में सामने आती थी। फैक्ट मतलब जो कभी ना बदले, उस समय पर भी सत्य था, आज भी सत्य है, आने वाले समय में भी सत्य ही रहेगा। जैसे 2+2 हमेशा 4 ही होता है, कभी 5 नहीं हो सकता, तो ये फैक्ट है। तो ये फिलोसफर लोग, ये दार्शनिक लोग कुछ ऐसी खोज कर देते थे, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिख देते थे जो कभी भी चेंज नहीं हुई। तो फिर क्रेडिट आपको, जो भी ये लिखते थे, जो भी ये बातें बताते थे, उनका क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता था, है ना। तो ये आपके एक महान दार्शनिक थे। क्लियर? तो जंतु विज्ञान के जनक भी हम एरिस्टोटल, अरस्तु को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, जिसमें इन्होंने 500, लगभग 500 अलग अलग एनिमल्स की मोर्फोलॉजी के बारे में बताया था। और उस समय 500 एनिमल्स की मोर्फोलॉजी के बारे में बताना, उनकी आकार की के बारे में बताना अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज था, अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज था। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लिया, एक नजर डाल ली होगी 1 मिनट के समय में। फिर उसके बाद में आपके एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, आपके एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। जिनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बोटनी? हु इज द फादर ऑफ बोटनी? यानी वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक हम किसको बोलते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है जी, किसको मैम? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा प्लांट्स में था, तो इन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम। हिस्टोरिया, देखो हिस्टोरिया शब्द इनके लैंग्वेज का शब्द है, प्लैनेटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम, जिसमें 500 लगभग 500 प्लांट्स की अलग अलग मोर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने दुनिया को बताया, जो आज तक भी सत्य है। तो इसीलिए फादर ऑफ बोटनी, क्योंकि हमको 4 ब्रांचेस करनी है ना, तो उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये आपका बायोलॉजी में जो 4 ब्रांचेस करनी है उनका इंट्रोडक्शन है। हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम नाम की किताब लिखी, जिसकी वजह से फादर ऑफ बोटनी हम लोग किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या थी हमारी अगली ब्रांच? क्या थी भाई हमारी? जेनेटिक्स थी, है ना। अगली ब्रांच क्या थी हमारी? जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और कोई ये ना समझे कि मैम सिर्फ यहाँ पर टाइम पास कर रही है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हम किसको बोलते हैं? तो मैम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है सर ए वी ल्यूवेनहोक साहब को। सर ए वी ल्यूवेनहोक साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? मैम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों की खोज इन्होंने की थी। बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की, यानी जीवाणु की खोज किसने की? तो मैम जीवाणु की खोज इन्होंने ही की। दूसरी, प्रोटोजोआ की खोज किसने की? प्रोटोजोआ की खोज किसने की? तो ये प्रोटोजोआ की भी खोज किसने की? मैम एवी ल्यूवेनहोक साहब ने की। आरबीसी की खोज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाओं की खोज इन्होंने ही की। स्पर्म सेल्स की खोज, शुक्राणुओं की खोज इनके द्वारा ही की गई। लिविंग सेल्स की खोज यानी जीवित कोशिकाओं की खोज इनके द्वारा ही की गई। इतनी छोटी छोटी चीजों की खोज इन्होंने की, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? सर ए वी ल्यूवेनहोक साहब को कहा जाता है। ठीक है बबुआ, बूझे कि नहीं बूझे? बताइए, बूझे कि नहीं बूझे? बूझे? ठीक है, साइड हो जाते हैं। जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे, ये सारे नोट्स आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स आपको पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता हम किसको बोलते हैं? तो सर ग्रिगोर मेंडल को। सर ग्रिगोर मेंडल साहब को हम
फादर ऑफ किसके नाम से जानते हैं बच्चा? आपके जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक के नाम से इनको जाने जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्होंने ही जीन्स के बारे में बताया, इनसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अपने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। ये जिस यूनिवर्सिटी में काम करते थे वो ये उसमें गेस्ट टीचर काम करते थे, तो लेक्चर इनको कोई लेने नहीं देता था, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स सब जगह चलती है, तो इनको कोई लेक्चर ही नहीं लेने देता था। सो ये अधिकतर समय खाली रहते थे। उस खाली समय में इनको पढ़ने का बहुत शौक था। ये सिर्फ ना एक बहुत अच्छे बोटनिस्ट थे बल्कि एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। इनको मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो ये किताबों में यानी लाइब्रेरी में अपना अधिकतर समय गुजारते थे, या फिर कहाँ गुजारते थे? गार्डन में। गार्डन में मटर के पौधे पर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि उस समय सबसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सबसे कम खोजे गए थे वो मटर के ही पौधे में थे। तो स्टडी करना आसान था, क्योंकि क्रोमोसोम अपने आप में एक दुनिया की तरह है, उसको स्टडी करना बहुत आसान रहा था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई, स्टडी करने में एक एक क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा, डिटेल पढ़नी पड़ेगी। तो इन्होंने इसीलिए मटर के पौधे को ही चुना। इन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो बाकी लोग गलती कर रहे थे, क्योंकि ये मैथमेटिशियन भी अच्छे थे, तो इन्होंने अपनी मैथ्स का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया बायोलॉजी का। आपने मैथ्स में इस तरह से मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा है तो इस तरह से हम मैट्रिक्स बनाते थे, है ना। एक नंबर मान लिया हमने यहाँ लिखा, फिर एक नंबर यहाँ लिखा, फिर पहला पॉसिबिलिटी देखा कि दोनों टी हैं तो कैपिटल टी लिख दिया, फिर स्मॉल टी, इस तरह से, है ना। वो टेबल में आपको अलग से समझाऊंगी पूरा, है ना। तो इन्होंने बेसिकली ये सक्सेसफुल पता है क्यों हुए? इसीलिए हुए क्योंकि इन्होंने मैथ्स और बायो दोनों का यूज किया था। हम जो आजकल ये चिल्लाते हैं ना डायरवुल्फ डायरवुल्फ डायरवुल्फ, वैसे पहली बात तो डायरवुल्फ बना नहीं है। इट इज जस्ट लाइक सिमिलर कि हमारे और किसके अंदर? आपके गोरिल्ला के अंदर, है ना। हमारे और गोरिल्ला के अंदर भी लगभग आपके क्या होते हैं? 99% से ज्यादा जीन्स आपके सेम होते हैं। बट गोरिल्ला तो इंसान नहीं बन सकता ना ही इंसान गोरिल्ला बन सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये स्टडी भी आई थी कि डायरवुल्फ लगभग 99% से ज्यादा आपके जीन्स जो है सेम है। तो 0.1 का वेरिएशन भी यदि जीन्स में है तो भी बहुत बड़ी बात होती है ना। वो एक नया ही रूप ले लेता है। और देखो, कोई भी प्रजाति यदि आपकी एक्सटिंक्ट होती है तो उसके नेचुरल फैक्टर होते हैं। अगर बन भी गया डायरवुल्फ तो आप ऐसा नेचर कैसे बना पाओगे जो डायरवुल्फ के लिए आपका सुटेबल है? ये वही वाली बात है कि हम डायनासोर बनाएंगे। भाई डायनासोर यदि तुमने दोबारा से बना लिए तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। जब डायनासोर्स का समय था तो क्या इंसान था? नहीं था ना। तो अगर तुम दोबारा से डायनासोर बनाना चाह रहे हो तो उसको तुम प्रियदर्शनी के लिए तो दिखा के नहीं रखोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई बस तुमने उसको दिखाने के लिए रख लिया है। वो अपने आप में एक जीव होगा, किस रूप, किस विकराल रूप में आप बना दोगे उसको भी नहीं पता होगा, है ना। तो ये इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी हमें नहीं करने चाहिए कि पता लगे एक दिन, वही वाली बात है ना यार, एटम बॉम्ब बना लिया, फिर जब गिराया गया तो पता लगा खुद का ही नाश कर लिया, तुम तो इंसान को ही इंसान मारने पर आ गया है। अभी भी देखो आपकी वार की कंडीशन चल रही है, हो क्या रहा है? एट दी एंड हो क्या रहा है? इंसान इंसान को ही मार रहा है बस। ये वही वाली बात चल रही है आपकी। तो इतना भी ज्यादा हमें चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि भैया इंसानियत ही खत्म होने पर आ जाए, है ना। तो यही आपके साइंटिस्ट लोग बहुत सारे ऐसे मान रहे हैं कि अच्छी बात है, हमने जेनेटिक्स में इतनी बड़ी खोज की है, हमने कोई एक ऐसी प्रजाति बना ली है, बट उसको हम डायरवुल्फ नहीं बोल सकते। ऐसी खुद आपकी रिसर्च सामने आई है। तो वो जो आज हम बना पाए हैं ना, आज हम जेनेटिकली इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाए हैं, उसकी नींव आपकी ग्रिगोर मेंडाल साहब ने ही रखी थी, है ना। किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? मटर के पौधे पर, है ना। याद होगा ना, छोटा, लंबा, झुर्रीदार, गोल बीज। लिख देती हूँ, देखो 4 एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। छोटा पौधा, ये लिख देती हूँ, इतना तो इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। छोटा पौधा, ठीक है, और लंबा पौधा, जो अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बाकी डिटेल में तो देखो अलग से टॉपिक ही है ये पूरा। तीसरा गोल बीज, गोल बीज, ठीक है, झुर्रीदार, नंबर 4 पर आएगा झुर्रीदार, झुर्रीदार। और 5वां था आपका सफेद बीज और पीले बीज, सफेद बीज और पीले बीज। तो ये कुछ की फैक्टर्स हम इनको कह सकते हैं, है ना। पीले बीज, ये इनको हम कुछ की फैक्टर्स इनकी खोज के कह सकते हैं। बाकी डिटेल में अलग से मेरे को 1 घंटा लगेगा इसको समझाने में, आपको इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये आपका। चलिए, अब जब हमारा टॉपिक रहेगा सेल, तो सेल को सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना होगा
कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग होती हैं। प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग रेक्टेंगुलर होती है, यानी कैसी सी शेप होती है मैम, इनकी शेप होती है आयताकार, लगभग रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार लगभग बच्चा इनकी शेप होती है। वहीं पर यदि मैं आपसे बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल जो होती हैं, जंतु कोशिकाओं की शेप लगभग आपकी सर्कुलर होती है। कैसी होती है बच्चा? लगभग आपकी सर्कुलर शेप होती है। प्लांट सेल के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसको हम अभी और डिटेल में आपका पढ़ेंगे। अगर मैं सेल के आधार पर मैम बाइफरगेट करना चाहता हूं, यानी सेल कितनी, लिविंग बीइंग्स में सेल कितनी तरह की होती हैं, तो सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रियोकैरियोटिक सेल, प्रियोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रियोकैरियोटिक, यहां पर प्रो शब्द का जो मतलब होता है, प्रो शब्द का मतलब है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। क्या मतलब है मैम? प्रिमिटिव मतलब है यानी कि प्राचीन। और कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। अब प्राचीन चीजें कैसी होती हैं? प्राचीन चीजें कैसी होती हैं? प्राचीन चीजें आपकी बहुत धुंधली दिखाई देती है, कोई भी क्लियर विजन नहीं होता है उनमें, है ना। तो वैसे ही जो प्रियोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें धुंधला क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी कोशिकाओं में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो किसके अंदर? प्रियोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, प्रियोकैरियोटिक में नहीं होता। आप याद करोगे यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखा जाता है, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। यहां कोई न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है नहीं, लेकिन यहां हमें सेंटर में बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहां हमें सेंटर में बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियस जैसी बच्चा आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो यूकैरियोटिक किस किस के अंदर पाई जाती हैं? आपके जितने भी प्रोटिस्टास फाइलम होता है, फंजाई, एनिमल, प्लांट, इन सब में आपकी क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और प्रियोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नॉर्मली जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें अधिकतर में प्रियोकैरियोटिक होती है। ठीक है, अधिकतर में प्रियोकैरियोटिक होती है। अब चलिए थोड़ा सा चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की इकाई क्या है? या और थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं क्वेश्चन का, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है आपकी क्या बच्चा? क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, बहुत छोटा हिस्सा होता है। हमारे शरीर में यही छोटी छोटी सेल मिलकर एक शेप, एक पैटर्न बनाती हैं, और ये शेप और पैटर्न फिर क्या कहलाते हैं? टिश्यू यानी ऊतक कहलाते हैं। फिर यही हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न और साइज में कनेक्ट होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं। फिर अंग मिलकर हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनाते हैं, और यही अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर में बॉडी यानी हमारे इस शरीर का निर्माण करता है। मैम अंग और अंग तंत्र में क्या डिफरेंस है, एक बार हमें ये बता दीजिए। देखो मैंने आपको बोला स्टमक, स्टमक हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, लेकिन जब मैं अंग तंत्र की बात करूंगी तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र बहुत अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। जैसे कि भाई पाचन तंत्र में आपका इंक्लूड है स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, फूड पाइप, माउथ,
ये सब जो अलग अलग ऑर्गन है ये मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, यानी कि आपका ऑर्गन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हमें ये पता लग गया कि हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना है, लेकिन ये सेल के अंदर, मतलब अब जो है हम जंप लगाकर सेल के अंदर कूदने वाले हैं। जैसे ही मैंने जंप लगाया और मैं सेल के अंदर कूदी, है ना, तो चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, कोई भी सेल है, मैंने जैसे ही जंप लगाया मैंने देखा कुछ तो है सेल के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे जेली जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसे आपके एक जेली जैसी स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ 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 बिखरा पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, तो भाई ये क्या है? तो फिर इसको एक साइंटिस्ट आए पुरकिंजे ने बोला सेल चाहे कोई भी है, फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, यानी हर एक सेल के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, हर एक कोशिका के अंदर आपका जीव द्रव्य पाया जाता है। तो जीव द्रव्य इज जस्ट लाइक, सेल के अंदर झांका तो सबसे पहले जो चीज दिखाई दी उसको जीव द्रव्य का नाम दे दिया है। अब मैम हम एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। बहुत ही आसान है, हमने कोशिका के अंदर जंप लगाया तो प्रोटोप्लाज्म दिखाई दिया। अब जब प्रोटोप्लाज्म को बाइफरगेट किया कि भाई इसमें कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही थी हमने उनको बोला सेल ऑर्गेनेलस, कोशिकांग, और वो जो जेली जैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही थी हमने उसको कहा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बच्चा आपका क्या होता है मैम? साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म सिंपल आपका साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलस मिलकर बना रहे हैं, और सिंपल आपका साइटोप्लाज्म जो जेली जैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है वो साइटोप्लाज्म, वो आपका क्या है बच्चा? वो आपका सिंपल साइटोप्लाज्म है। अब यहां से भाई हम आपका करेंगे कल चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि यहां से अब डिटेल में आपका चैप्टर चलेगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। सो थोड़ा सा बच्चा मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा रही हूं, जिससे कि ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें। कोशिश करूंगी मैं बात करके कि एक फिक्स टाइम भी मैं आपको बता सकूं कि किस टाइम ये वीडियो आपकी अपलोड हुआ करेगी चैनल पर, बट जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको क्लास के माध्यम से बता दूंगी। क्लास शुरू करना जरूरी था क्योंकि मेरे को 3-4 दिन हो गए थे बोलते बोलते कि आपको वीडियो अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी, बट मैं नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्ड टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे थोड़े से। तो अब फाइनली सब कुछ होपफुली आपका ठीक रहेगा और आपको डेली ये क्लासेस मिलती रहेंगी। तो यहां से हम लोग कल आपके चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर मुझे 5 क्लास लगे सेल पढ़ाने में तो मैं 5 क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन भागा दौड़ी नहीं होगी। जितने क्वेश्चंस इस बार आपके आए हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपके सेल चैप्टर से आए हैं, डिस्कस करते हुए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए ही हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो पेशेंस की जरूरत है। जिन बच्चों को लगता है कि मैं थ्योरी आराम से पढ़ सकता हूं, फ्री में थ्योरी पढ़नी है, तो आप लोग भाई यहां पर मेरे साथ में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए भाई, उम्मीद करती हूं कि सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ये पीडीएफ बच्चा आप लोगों को मिल जाएगी कहां पर? पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर। और ये जितना भी डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, डेली की डेली के हिसाब से पीडीएफ मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे की पीडीएफ मैं आपको पहले ही दे दूंगी, जितना डेली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उतनी ही पीडीएफ बच्चा मैं आप लोगों को देने वाली हूं। तो आप देख रहे हो कितना सारा कंटेंट, और ये सिर्फ एक पार्ट है, इसके अलावा भी इसकी दूसरी भी पीडीएफ है, इसकी ना अभी आपकी दूसरी भी पीडीएफ है। ठीक है, चलिए तो 1 सेकंड का आप लोग देंगे मुझे समय, मैं यहां पर लिख देती हूं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये हमारा। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नहीं तो आप लोग वेबसाइट विजिट करेंगे, ऐसा सा होम पेज खुलेगा, और इसी तरह की और डिटेल थ्योरी पढ़ने के लिए रेलवे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आपका एक मैं कॉमन बैच आपको बता देती हूँ, जिसमें हमारी सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी कराई जाती है। हम सफर के नाम से बच्चा वो आप लोगों को बैच मिलेगा, वो हमारा फाउंडेशन बैच रहता है, उसमें आपको सारी क्लासेस, जैसे ये सारे के सारे आपके सेपरेट है ना, ये आपके सारे के सारे सेपरेट बैच हैं। तो या तो आप हमसफर बैच ले लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है तो ये रहा रेलवे का महापैक, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसमें अपना एनरोलमेंट करा लीजिए।
तो सिंपल QR कोड इसको स्कैन कीजिए, मेरी सारी क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, और जो भी नई बैचेस हैं, जो भी नई क्लासेस मेरी शुरू होने वाली है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि भाई ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आप लोग मुझे अपने कमेंट्स करके ये जरूर बताएंगे कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है जी, ओके। बाकी भाई मैं PDF आप लोगों की अपलोड कर दूंगी, मतलब क्लास के साइड में ही आपको मिल जाएगी PDF। ओके, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के सेशन को हम यहीं पर आपका एंड कर लेते हैं। डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में, है ना। और लाइव क्लासेस के लिए सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे आप लोग रेलवे एग्जाम वाला यानी इसी चैनल पर डेली मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनको भी बच्चों को लाइव पढ़ना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको वहां पर कराती हूँ, थ्योरी प्लस MCQ की प्रैक्टिस हम लोग वहां पर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।